Hey guys, this is Shagun. Welcome to Sky Trapper, a new education learning platform. आज हम पढ़ेंगे आइलैंड के फीचर्स और आइलैंड ही रह गया है लास्ट और उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलो देखते हैं हमारे इंडिया में कौन कौन से आइलैंड हैं और कहाँ लाया करते हैं। तो बच्चों, आइलैंड कहाँ हैं, कितने हैं इंडिया में, क्या नाम है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बताने की ज़रूरत है, क्योंकि चैप्टर 1 से जब मैंने शुरुआत की है वहाँ से ही मैंने तुम्हें कोस्टल लाइन, लैंड बाउंड्री, आइलैंड, स्टेट्स, यूटी सब बताया है ना। तो ये तो पता ही होगा सबको कि कहाँ पर कौन सा आइलैंड है ना। और हम इसके फीचर्स आज देखेंगे, थोड़ा एडिशनल जानकारी देखेंगे इन आइलैंड्स की, लेकिन फिर भी चलो बता देते हैं कि आइलैंड कहाँ पर है और कौन कौन से हैं। इतना तो पता ही होगा कि 2 आइलैंड हैं, कौन कौन से, लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप आइलैंड हमारा कहाँ लाया करता है, देखो ये हमारा पूरा सदर्न एरिया है, सदर्न पार्ट है इंडिया का। उसके बाद इधर ये पूरा हमारा हिंद महासागर है, यानी कि इंडियन ओशियन है ये पूरा, और इधर साइड आता है अरेबियन सी और इधर आता है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, लोकेशन क्लियर हो गई कि कहाँ पर कौन सा आइलैंड है। तो चलो अब देखते हैं कि लक्षद्वीप आइलैंड की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं ऐसी जो हमें आज पढ़नी है। पहला पॉइंट है द कंट्री हैज़ 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, बताया अभी, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। दूसरा पॉइंट है द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। कल ही मैंने तुम्हें बताया था कि मालाबार कोस्ट कहाँ से कहाँ तक लाया करता है, कर्नाटका के साउथ से लेकर, साउथ डायरेक्शन से लेकर केरल के मतलब केरला तक। मालाबार कोस्ट मतलब वेस्टर्न, जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, वहाँ पे 3 कोस्ट हैं, कोंकण, कन्नड़ प्लेन और मालाबार कोस्ट। तो लक्षद्वीप आइलैंड मालाबार कोस्ट के नियर अबाउट है, ठीक है, पास में ही है। और फिर उसके बाद कहा जाता है कि देखो लक्षद्वीप आइलैंड का क्या है ना, कि जब हमारा इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था उस वक्त जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे और जो भी छोटे छोटे राज्य थे उनको सब एक किया जा रहा था। तो उसी वक्त ये लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार जो कि इंडिया का पार्ट नहीं थे उनको भी किसी तरह से इंडिया में शामिल किया गया। ठीक है, तो उस वक्त वहाँ पे सिर्फ ट्राइब्स वगैरह लोग रहते थे। वो तो इंडिया से कुछ लोग गए भैया, अपना झंडा गाड़ के आ गए, बोले कि अब तुम इंडिया का पार्ट हो। उन्होंने कहा ये क्या होता है, इंडिया क्या है ये फ्लैग, भैया पढ़े लिखे तो थे नहीं। तो उन्होंने कहा बस ये तुम समझ लो तो कि तुम इंडिया का पार्ट हो, अब आज से तुम इंडिया में आते हो और ये इंडिया का फ्लैग है। इतना कह के चले आए और तब से लक्षद्वीप हमारा ही है ना। पाकिस्तान वाले आधा घंटा बाद आए, उन्होंने देखा यहाँ पर इंडिया का फ्लैग लगा हुआ, चलो वापस चलते हैं, ये उनका हो गया अभी। तो कुछ इस कदर लक्षद्वीप हमारा हुआ, मतलब इंडिया का पार्ट हुआ। और तो लक्षद्वीप, वहाँ पे पहले लक्षद्वीप नहीं कहा जाता था, वहाँ पे कुछ कोरल आइलैंड्स की वजह से, मतलब कोरल आइलैंड थे, उनको नाम दिए गए थे लैकेडिव, मिनिकॉय और एमेंडिव। ये कुछ यूरोपियन नेम्स है ना, जो अंग्रेज़ों ने दिए थे। उसके बाद जब ये हमारा हिस्सा हो गया, देन कुछ दिनों बाद 1973 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया, जिसके तहत इनका नाम बदल के लक्षद्वीप कर दिया गया, है ना। तो ये चीज़ याद रखना, ये पहले इन आइलैंड का नाम था लैकेडिव, मिनिकॉय, एमेंडिव। छोटे छोटे आइलैंड्स थे जिनको कोरल आइलैंड बोलते हैं, तो इनका नाम बदल के बाद में लक्षद्वीप आइलैंड रख दिया गया। अब बात यह है कि कोरल क्यों, क्या होते हैं ये कोरल आइलैंड, कोरल ही नाम क्यों दिया गया था। और कोरल रीफ तुमने सुना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोरल रीफ पाई जाती थी इसलिए इनको कोरल आइलैंड्स कहा जाता था। अब कोरल रीफ्स क्या होती हैं ये भी हम तुम्हें बताएंगे, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि और क्या क्या है लक्षद्वीप का क्वालिटी। तो लक्षद्वीप आइलैंड 32 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, मतलब इसका जो कुल एरिया है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर तक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात, मैंने तुम्हें बताया था कि जिस तरह से स्टेट्स की कैपिटल होती है उसी तरह से यूनियन टेरिटरी की भी कैपिटल होती है। तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ऐसे तो आइलैंड है लेकिन यूनियन टेरिटरी भी कहा जाता है ना। तो यूनियन टेरिटरी है तो उसकी कैपिटल होगी जहाँ से सारा वर्क होता है, ऑफिशियल वर्क होता है। तो इनकी लक्षद्वीप आइलैंड की या फिर यूनियन टेरिटरी की कैपिटल है कावरत्ती, जहाँ से सारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है, या फिर हम कह सकते हैं हेडक्वार्टर है इनका बेसिकली कावरत्ती में। ठीक,
अब उसके बाद हम बात करते हैं, दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इस आइलैंड को फ्लोरा एंड फौना की ग्रेट डाइवर्सिटी माना जाता है। फ्लोरा एंड फौना मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब क्योंकि देखो वहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है ना, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, तो फ्लोरा एंड फौना ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट ज़्यादा होगा, अननेसेसरी या फिर आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट वहाँ पे नहीं होगा, तो जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो तो अच्छा खासा होगा ही। तो इस वजह से इवन हमारा अंडमान निकोबार भी ग्रेट डाइवर्सिटी है फ्लोरा एंड फौना की। वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स पाए जाते हैं। गॉट इट। फिर लास्ट पॉइंट है पीटी आइलैंड। इस पीटी आइलैंड में, लक्षद्वीप के पीटी आइलैंड में एक देखो तुम्हें लग रहा होगा ना कि लक्षद्वीप तो खुद में एक आइलैंड है, तो फिर ये पीटी आइलैंड और एक आवृत्ति आइलैंड ये सब क्या है? तो ये छोटे छोटे जगह के नाम है ना वहाँ पे। लक्षद्वीप तो पूरा एरिया है ना वो, तो उसमें जो छोटे छोटे आइलैंड्स होंगे उनका नाम तो रखा ही जाएगा ना कुछ। तो पीटी आइलैंड है, उसको वहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, नेशनल पार्क होते हैं, उसी तरह से बर्ड सेंचुरी भी है, जहाँ पे डिफरेंट तरीके की बर्ड्स हैं, इसलिए पीटी आइलैंड में एक बर्ड सेंचुरी भी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किसके, लक्षद्वीप आइलैंड के। तुम्हें क्या क्या याद रखना है, तुमको बस इतना याद रखना है कि लक्षद्वीप आइलैंड 32 स्क्वायर किलोमीटर तक कवर करता है एरिया। इसका जो हेडक्वार्टर है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, कावरती आइलैंड है। दूसरा ग्रेट डाइवर्सिटी है। थर्ड पॉइंट है फ्लोरा एंड फौना की ग्रेट डाइवर्सिटी है। बर्ड सेंचुरी है, कहाँ पर, लक्षद्वीप में पीटी आइलैंड में एक बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, मालाबार कोस्ट के बिल्कुल पास में है। बस ये कुछ पॉइंट्स है। तो अब हम समझते हैं कि आखिर कोरल आइलैंड क्यों उनको कोरल ही कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कोरल रीफ्स पाई जाती हैं। अब कोरल रीफ्स क्या होती हैं, देखो वैसे तो ये बायोलॉजिकल टर्म है, लेकिन क्योंकि कोरल आइलैंड आया है तो तुम्हें जानना ज़रूरी है कि क्या होता है और कैसे बनता है, क्या चीज़ है एग्जैक्टली, ठीक है। तो छोटी सी स्टोरी है, बहुत ध्यान से सुन लेना, एकदम फ़नी वे में बताएंगे। कोरल रीफ्स क्या होते हैं, समुद्र के अंदर चट्टानें होती हैं। बोलोगे चट्टानें तो बाहर भी होती हैं, उनमें ऐसी क्या खासियत है समुद्र के अंदर? खासियत उनमें ये है कि वो नेचुरल बैरियर का काम करती हैं और हमको कैल्शियम कार्बोनेट, एक रिच रिसोर्स होती है, मिनरल रिच रिसोर्सेज होती हैं वो, समझ रहे हो। तो पॉइंट ये है कि वो बनती कैसे हैं और कैसे उनसे हमें कैल्शियम कार्बोनेट कैसे मिलता है, क्यों इनको बचा के रखा जाता है और कहाँ पाई जाती हैं, क्या क्या इनका एनवायरनमेंट कंडीशन कैसा होना चाहिए, हम सब जानेंगे। थोड़ा पेशेंस के साथ सुनना, ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं है, छोटी सी है। तो होता क्या है, कोरल पॉलिप नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह लो या फिर एक ऑर्गेनिज्म कह लो, तो उसको चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, क्योंकि उसको कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करना होता है, रिलीज़ करना होता है, उनका अपना प्रोसेस है, ठीक है। बायोलॉजी में तुमको डिटेल में पढ़ाया जाएगा कोरल रीफ्स का, अभी सिर्फ थोड़ा सा तुम ओवरव्यू देख लो। तो क्या होता है, तो इनको चाहिए पार्टनर, तो इनको पार्टनर इनका है जूजेंथली। अब जूजेंथली क्या है, ये एक एल्गी है, तो जूजेंथली नाम की एक एल्गी इनकी पार्टनर है, मतलब इन दोनों के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। जूजेंथली क्या करती है, इनको कार्बन डाइऑक्साइड देती है, तो ये कहती है, जूजेंथली कहती है भैया तो हम तुमको कार्बन डाइऑक्साइड देंगे तो तुम हमें क्या दोगे, है ना। तो क्योंकि देखो जूजेंथली एल्गी को ग्रो करने के लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना होता है और उसके लिए उसको ग्लूकोज चाहिए, तो वही वो मांगती, कहती भैया तुम हमें शेल्टर दो, हम तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। उसने कहा चलो ठीक है, डील डन करते हैं। कोरल पॉलिप और जूजेंथली एल्गी, इन दोनों के बीच के दोस्ती हो जाती है, डील हो जाती है, और ये दोनों आपस में जो एक दूसरे को चाहिए होता है दे देते हैं। अब कोरल पॉलिप जब सूख जाते हैं, एक कोरल पॉलिप होता है, फिर उसके बाद धीरे 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 वो सूख जाते हैं, है ना। तो सूखने के बाद फिर वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर जब एक मरता है दूसरा अपने आप बन जाता है, फिर धीरे धीरे कई सारे बन जाते हैं। तो सूखते 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 कुछ चट्टानें बन जाती हैं समुद्र के अंदर, जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। और वो चट्टानें एक तरह से नेचुरल बैरियर का काम इसलिए करती हैं क्योंकि जब समुद्र से उठने वाली हाई वेव्स,
जो समुद्र से हाई वेव्स या फिर कह सकते हो लहरें उठती हैं, जिनको ये रोकने का काम करती हैं। अब तुम ही बताओ, अगर सामने पानी की लहर आ रही है और बीच में एक बड़ा सा पत्थर रखा है, एक चट्टान सी है बड़ी सी, तो वो रोक लेगी ना पानी को। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि ये इन्वायरमेंट के लिए, ओशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। कोरल रीफ्स फॉर्मेशन कैसे होता है मैंने ओवरव्यू दे दिया, डिटेल में तुम जब बायोलॉजी में पढ़ोगे, बायोलॉजी का टॉपिक है, वहाँ तुम्हें डिटेल में समझाया जाएगा। फिलहाल मैंने तुम्हें बता दिया है कि कैसे क्या होता है, कि इनके बीच में क्या रिलेशन है और कैसे कोरल रीफ का फॉर्मेशन होता है। अब बात यह है कि कोरल रीफ्स के लिए एक इन्वायरमेंट कैसा चाहिए। इनके भी अपने अलग ही नखरे हैं। इनको चाहिए गर्म पानी, ठंडे पानी में इनका काम नहीं हो पाता है। और जूजेंथली को चाहिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सन रेज, तो सूरज की किरणें इतनी गहराई तक नहीं जाती है, इसलिए जहाँ पे शैलो वाटर यानी कि जहाँ गहराई होती है वहाँ कोरल रीफ्स नहीं पाई जाती हैं। दो बात हो गई। तीसरी बात भैया, इनको चाहिए साफ़ सुथरा पानी, ये गंदे पानी में नहीं मिलती हैं। तो मतलब कहने का है, जहाँ पे डेल्टा वगैरह गिरते हैं जाके नदियों के, जो नदियाँ अपने साथ सेडिमेंट्स लेके समुद्र में गिरती हैं अपने साथ गंदगी लेके, तो वहाँ पे कोरल रीफ्स नहीं मिलती हैं, कुछ ही जगह मिलती हैं। तो कह सकते हो कि इक्वेटर में सबसे ज़्यादा सूरज की किरणें पड़ती हैं। तो कहा जाता है कि इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में कोरल रीफ्स पाई जाती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इक्वेटर के पास जितना भी एरिया हर जगह कोरल रीफ्स हों। वो अपनी सुविधा के अनुसार अपना जहाँ कहीं भी वो उनको लगता है वो अपना फॉर्मेशन करती हैं। इतनी बात समझ में आई। और इनको प्रोटेक्ट करके इसलिए रखा जाता है क्योंकि इनसे हमें यह पता चलता है कि हमारा जो ओशियन है उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। सोच रहे होगे अब इनकी भी तबीयत ख़राब होती है क्या। हाँ भैया, अगर ये मतलब एक इंडिकेशन होता है कि जहाँ पे कोरल रीफ पाई जा रही हैं वहाँ पर उस एरिया का जो पानी है, वहाँ जो ओशियन है, उसका एनवायरनमेंट बिल्कुल एकदम क्लियर है। क्योंकि ये तो नेचुरल अकरिंग प्रोसेस है ना। तो जब नेचुरली अकरिंग प्रोसेस प्रॉपर तरीके से हो रहा है, इसका मतलब सब कुछ सही है। और जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती, इसका मतलब वहाँ कुछ ना कुछ कमी है ना। तो इसलिए इनको प्रोटेक्ट करके रखा भी जाता है, कोशिश की जाती है। अब जैसे कि समुद्र में ज़्यादातर गंदा पानी ना जाए, है ना। तुम देखते हो इतना ज़्यादा वेस्ट मटेरियल पानी के अंदर चला जाता है, तो गंदगी में ये नहीं मिलती है। और अगर ये नहीं होंगी तो समुद्र से आने वाले जितने भी डिज़ास्टर होते हैं ओशियन से रिलेटेड, वो फिर तबाही मचाएंगे ना, जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं। तो इस वजह से इनको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। कोशिश की जाती है कि यहाँ पर गंदा पानी ना जाए, इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट मटेरियल ना जाए। इसलिए कहते हैं कि अपने समुद्र के आसपास कचरा मत फेंको, साफ़ सुथरा रखो, इंडस्ट्रियल वेस्ट ना इतना ज़्यादा जाने दो। लेकिन अब वही है ना कि अगर कोई भी कंट्री डेवलप हो रही है, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है, तो फिर इंडस्ट्रीज़ भी होंगी, वेस्ट भी होगा, तो उनका थोड़ा बहुत तो जाएगा ही, लेकिन हाँ उनका एक थोड़ा सा अलग इंतज़ाम करना चाहिए। और तो बस समझ में तो आ ही गया ना क्या होता है कोरल रीफ्स। तो ये लक्षद्वीप आइलैंड का ये सब चीज़ें थी। तो आज के लिए बस मुझे लग रहा है इतना ज्ञान काफ़ी है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में अंडमान निकोबार देख लेंगे और फिर चैप्टर सम अप कर देंगे, देन फिनिश सेकंड चैप्टर। ओके, सो तब तक रिवाइज करना और मुझे बताना कि आज का समझ में आया कोरल रीफ्स वगैरह क्या होते हैं। एंड अभी तक जो भी पढ़ा वो रिवाइज करना। और टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करना, एंड बाय बाय।